स्टार्ट करेंगे आज हम पार्ट 3 क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो हमने जो भी है लास्ट के वीडियोस में जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे उसमें जो पेंडिंग टॉपिक्स थे लाइक आपका हो गया यहाँ पर कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी फॉल क्या होता है, फ्लूइड इन मोशन क्या होता है, विस्कोसिटी वगैरह। तो ये अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करिएगा, एकदम एंड तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। पेंडिंग टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब टॉपिक्स को। ओके, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। सो देखिए, लिक्विड ड्रॉप या एक बबल को आप एक अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं मतलब जो मेन बेसिक है वो बता देता हूँ कि यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ होने वाले हैं वो है आपका प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर क्या होता है, रेडियस क्या है यहाँ पे, क्योंकि उसका रेडियस एक्सपांड होता है। एक्सपांड क्यों होता है, जो आपका रियल सरफेस एरिया जो है, यानी आपका यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया एक्सपांड होने के बाद जो है उसका सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, राइट है। सो उसके बाद जो है आपका फाइनल प्रेशर कितना होगा। ओके, तो वो सब चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होती है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट अभी। सो लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल आर, वेयर डेल आर इज़ वेरी स्मॉल सो दैट द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो एक्सपांड होने के बाद बहुत ही कम जो नंबर है, बहुत ही कम नंबर में रेडियस का जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है इस केस में। सो यहाँ पे देखिए, इन्होंने इनिशियल सरफेस लिया है, एरिया ड्रॉप जो कंसिडर किया हुआ है A1 का 4 पाई आर स्क्वायर है, और फाइनल सरफेस एरिया क्या लिया हुआ है, 4 पाई आर प्लस डेल आर स्क्वायर, राइट। सो A1 और A2 ऐसे दो चीज़ कंसिडर किए हैं राइट नाउ। सो A2 आप किस तरीके से लिखोगे, जैसे R प्लस पाई जो डेल आर होल स्क्वायर है, ये वाला टर्म जो है आप देख रहे हो यहाँ पर। सो ये होल स्क्वायर वाला टर्म जो है ना, इसको आप जब एक्सपांड करते हो A प्लस बी स्क्वायर का, तो क्या आता है आंसर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो आपको उस तरीके से ये एरिया को एक्सपांड कर देना है। एज डेल आर इज़ वेरी स्मॉल, सो डेल आर जो है आपका बहुत ही स्मॉल है। सो डेल आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, सो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो इसको किस तरीके से आप लिखोगे, तो ये वाला जो टर्म है डेल आर स्क्वायर का, ये जो आप टर्म देख रहे हो 4 पाई डेल आर स्क्वायर वाला, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल आर। ओके, सो दस इंक्रीज इन the surface area of the drop is dA is equals to A2 minus A1। so A2 में से A1 को सब्सट्रैक्ट करोगे आप, तो क्या आ जाएगा आपको 8 पाई आर डेल आर आ जाएगा। देखिए, आप अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिए क्या क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको मेन क्या इनिशियल कंडीशन क्या देखना है, आपको जो इनिशियल रेडियस है, और आपको आपका जो फाइनल कंडीशन होगा, फाइनल डी ए जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, A2 माइनस A1, यानी एक्सपांड होने के बाद जो एरिया होगा माइनस जो इनिशियल एरिया जो था वही है, बस उतना ईजी है। सो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय DA इज stored as excess surface energy। so excess surface energy यहाँ पे क्या होता है आपका, dW is equals to TdA equals to T8 पाई आर डेल आर, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, राइट है। सो यहाँ पे 8 पाई आर आपका जो है, टोटल 8 पाई आर डेल आर, वो आपका कौन सा है, ये DA है, यानी कि आपका टोटल सरफेस एनर्जी आपका वर्क डन से इक्वल कब होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे T इंटू DA। ऑल राइट, सो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स F विच causes increase in the area of the bubble and the displacement del R which is the increase in the radius of the bubble। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको कहूँ तो इसमें वर्क डन का जो होता है, फोर्स के साथ साथ रेडियस भी मैटर करता है। जैसे कि आप जो इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रहा है प्लस डेल आर, यानी कि चेंज इन जो रेडियस हो रहा है आपका, जो फाइनल हो रहा है, फाइनल जिसे मतलब एक्सपांड होने के बाद जो एरिया हो रहा है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, DW इज इक्वल्स टू F इंटू डेल आर। सो एक्सेस फोर्स कैसे आप कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेट करोगे एक्सेस प्रेशर इंटू सरफेस एरिया। सो आपका देखिए F इज इक्वल्स टू P इंटू A होता है। आपको ऐसा यूनिट सब चीज़ का पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए, तो आप इजीली जो है ऑन द स्पॉट फार्मूला भी जो है आप बिल्ड कर सकते हो। सो F इंटू आर होता है आपका वर्क डन, और F आप कैसे कैलकुलेट करते हो, प्रेशर इंटू एरिया का। सो PI माइनस P नॉट आपका जो है मतलब इनिशियल और माइनस पी नॉट। सो इक्वेट आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स आपने कैलकुलेट किया था, राइट है। सो आपको फोर्स का जो यहाँ पे एफ का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो टी
इंटू 8πr डेल आर मिल जाएगा आपको, राइट। और उसके बाद F इंटू जो आपका प्रेशर इंटू जो एरिया है, सो 4πr² डेल आर, और आपका जो पी आई माइनस पी नॉट है, ऑल राइट। सो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको पी आई माइनस पी नॉट कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, टी जो आपका जो है इक्वेट करना है आपको, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 2T/R। दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। तो ये इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, और इसको हम क्या कहते हैं, लेप्लेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। सो ओके, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जो हमने देखा था, एक बबल का एग्जाम्पल लिया था, तो उसी पर डिपेंडेंट एक पॉइंट है। सो ये स्टेटमेंट आप एक बार ध्यान में रख लीजिए। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके सॉरी, सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल विच इज़ इट्स वेट, यानी जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी mg, जो मैं W=mg की बात कर रहा हूँ, इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फोर्स एक्टिंग विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नियर द कॉन्टैक्ट रीजन। तो अगर मैं बबल की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं ये कर रहा हूँ आपसे, जो लिक्विड का एक रीजन है, सो इसका जो इंटरनल फोर्स होता है बेसिकली, तो वो फोर्स का भी एक इंटरनल जो है फोर्स होता है, यानी एक्सटर्नल की तरफ वो पुश करता है। सो यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट रीजन पे वो एक्ट होता है। सो हाउएवर विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस द कोहेसिव एंड adhesive forces are so strong that the gravitational force can be neglected। so उस केस में आपके जो इंटरनल कोहेसिव और adhesive forces होते हैं, जो strong forces होते हैं, वो अप्लाई होने के कारण आपका जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नेग्लेक्ट भी होता है। ओके, यानी नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब वो उन फोर्सेस के सामने उस चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है, मतलब वो जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लेजेबल होता है। ओके, सो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ अ वाटर ड्रॉप सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज़ 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.27 आपको दिया गया है, ये गिवन क्वांटिटीज़ है। ओके, तो आपको यहाँ पे 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड। सो आप क्या लिखोगे, पी आई माइनस पी नॉट आप लिखोगे इक्वल्स टू 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो जो पी आई माइनस पी नॉट है वो क्या होगा आपका 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ओके, सो उसके आगे जो टी है, टी का वैल्यू होगा 7.27 इंटू 10⁻⁻², जो वाटर का है यहाँ पे दिया गया है आपको सरफेस टेंशन। तो सिंपली अभी आपके पास क्या क्या टर्म्स आ गए, पी आई पी नॉट है इज इक्वल्स टू 2T/R जो है हमारा फॉर्मूला है। सो सिंपली आपको क्या फाइंड आउट करना है, अभी आपको डायमीटर निकालना है। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला में रेडियस का दिया है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी ट्वाइस कर सकते हो। सो आर को आपको वन साइड लेना है, बाकी के जो आपको टर्म्स है उसको आपको जो है RHS में ले लेना है, यानी अदर साइड में ले लेना है। उसके बाद आपको सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेट करना है। सो 2 इंटू 7.27 इंटू 10⁻⁻²/80। तो सिंपली आप कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो आपको आंसर आ जाएगा 3.6 मिलीमीटर। ओके, तो अगला है हमारा कैपिलरी एक्शन है। सो अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर ऑलमोस्ट सिमिलर टू 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी जो आपका कैपिलरी एक्शन होता है, एंड ओपन एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब। जो दोनों साइड ओपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इफ़ वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड विच partially or completely wets the surface of the capillary like water in glass, the level of liquid in the capillary rises on the other end. If the capillary tube is dipped in the liquid which does not wet its surface like mercury in glass, the level of a liquid in its capillary drop. एक्शन क्या होता है अभी, सो कैपिलरी एक्शन लाइक अभी राइज इन कैपिलरी की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं फॉल इन कैपिलरी की बात कर रहा हूँ, तो ये जो मूवमेंट है इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिलैरिटी कहते हैं। सो इसका डायग्राम भी है आगे के स्लाइड पर, तो फिलहाल हम लोग ये रीड कर लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये। सो अ ट्यूब having a very fine bore 1 millimeter and opens at both the end is called capillary tube. So एक ये कैपिलरी एक ट्यूब है। सो ये हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लाइक इफ़ वन एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड विच पार्शियली और कम्प्लीटली वेट्स, यानी कि दोनों एंड ओपन होता है, बट अगर हम बात करें कि कोई भी एक एंड जो है उसका डिप्ड इन लिक्विड
वो पूरी तरीके से या फिर पार्शली अगर वो गीला होता है तो वेट मतलब एक्चुअली वो वेट करता है किसको, सरफेस ऑफ कैपिलरी को, लाइक वाटर इन ग्लास द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी राइजेस। तो इससे क्या होता है, आपका जो लेवल है कैपिलरी का वो बढ़ता है, लाइक लिक्विड जो है वो बढ़ जाता है उसमें। और अदर हैंड इफ़ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड विच डज नॉट वेट इट्स सरफेस, यानी कि मर्क्यूरी इन ग्लास की बात कर रहे हैं, जो कि अगर आप डिप करो तो वो वेट नहीं करता है उसके सरफेस को, द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ड्रॉप्स। द फिनोमिनन और ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलैरिटी. So capillarity is in action when oil rises up the wick of a lamp, cloth rag sucks water, यानी कि आप चिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, सो क्लोथ रैग जो होता है वो वाटर को सक करता है. वाटर राइजेस अप द crevices in rock, sap and water rise up to the topmost leaves in tree, blotting paper absorb ink. So when a capillary is dipped in a liquid, two effects can be observed: liquid level can rise in capillary or liquid level can fall in the capillary. Here we discuss a qualitative argument to explain the capillary fall. तो इसके आगे के स्लाइड में आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली. ओके, सो कैपिलरी फॉल. सो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है हमारा कैपिलरी फॉल कैपिलैरिटी में, सो यहाँ पे हमें कंसिडर करना होगा एक कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन अ लिक्विड. सो ये जो है डायग्राम है आपका, ये ट्यूब है, पॉइंट ए बी है. सो पॉइंट वो मीडियम है जहाँ पर वो एयर मीडियम में है, और आप पॉइंट बी समझ लीजिए वाटर मीडियम में है. सो क्या होता है, जैसे ही आप डिप करते हो तो यहाँ पे जो है कैपिलरी का जो है लेवल इंक्रीज़ होता है, बकेट का लेवल एज इट इज़ रहता है. जैसे आप डिप करते जाते हो तो वाटर का लेवल जो है इंक्रीज़ होता है इनसाइड कैपिलरी. सो देखते क्या लिखा है, लिक्विड विच डज नॉट वेट द सरफेस. फॉर एग्जाम्पल इन मर्क्यूरी द शेप ऑफ मर्क्यूरी मेनिस्कस. मेनिस्कस यानी मान लीजिए एक मैं नॉर्मल सा एक आपको स्केल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो ये अपर मेनिस्कस होता है और लोअर मेनिस्कस यानी उसका जो लोअर पॉइंट होता है वो. सो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकली करते होगे आपके कॉलेज वगैरह में तो आपको आइडिया आ जाएगा ये. सो अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस जो होता है उसमें दो टर्म. सो कैपिलरी इन अपर, so the shape of mercury की meniscus in the capillary is upper convex. upper convex यानी कुछ इस तरीके का होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हो. in the capillary is upper convex inside the point A B C D such that पॉइंट ए इशू जस्ट अबाउ द, ये जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी क्या है. सो पॉइंट सी आपका जो है बकेट के अंदर है जो कि आउटसाइड कैपिलरी है. पॉइंट डी क्या है, आपका इनसाइड वाटर है बट जो है आउटसाइड कैपिलरी है. पॉइंट ए आपका जो है एयर मीडियम में है बट इनसाइड कौन सा है, इनसाइड कैपिलरी है. पॉइंट बी आपका क्या है, इनसाइड कैपिलरी एज वेल एज इनसाइड इन वाटर. सो ये जो है आपका कैपिलरी इन मर्क्यूरी बिफोर ड्रॉप इन लेवल. सो ये मर्क्यूरी का केस है. सो कैपिलरी इन मर्क्यूरी ड्रॉप लेवल कैसे होता है वो आप देखिए यहाँ पर. कैपिलरी राइज कैसे होता है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कैपिलरी राइज का सेम डायग्राम आएगा इसमें भी. यहाँ पे कैपिलरी जस्ट इमर्ज्ड इन वाटर यानी कि जस्ट जब डीप करने के बाद का सीन है ये. सो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका हाइट जो है इंक्रीज होता है जैसे आप डिप करते जाते हो. ऑल राइट, ओके. सो अभी हम देखेंगे यहाँ पर फ्लूइड्स इन मोशन. सो वी कम अक्रॉस मूविंग फ्लूइड इन आवर डे टू डे लाइफ, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आवर टैप्स, द फ्लो ऑफ कुकिंग गैस. सो ये सब ब्ला 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 है. सो फ्लो ऑफ वाटर है इन मोशन. The branch of physics which deals with the study of properties of fluids in motion is called hydrodynamics. So hydrodynamics क्या होता है, ये एक ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से. सो हमने देखा था सब हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है, सब हमने पढ़ा है फ्रिक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड में भी. सो उसमें आपको जो हाइड्रो का कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है वो थोड़ा बहुत आपको, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हमने देखा था, सो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह देखा है, तो वो सब चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी. एज द स्टडी ऑफ मोशन of real fluid in very complicated we shall limit our study to the motion blah blah blah. so यहाँ पे जो फिगर है 2.26, so यहाँ पे जो flow lines and flow tube का एक आपको फिगर दिया गया है which shows a pipe whose direction and cross sectional area change arbitrarily. यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका एरिया जो है विद इन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपका चेंज हो रहा है. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड इन पाइप इज एज शोन. सो डायरेक्शन आपको यहाँ पे दिखाया गया है. वी अज्यूम एन आइडियल फ्लूइड टू फ्लो थ्रू द पाइप. वी डिफाइन अ फ्यू टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब फ्लो ऑफ लिक्विड.
ओके, तो स्टेडी फ्लो पहले समझते हैं आराम से. सो मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम. तो यहाँ पे फ्लो ट्यूब है. मान लीजिए पाइप आप कंसिडर कीजिए, जो आपके घर में पानी आता है वो किस पाइप से आता है. तो फ्लो लाइन दिया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, जस्ट वही चीज़ है. तो फ्लो लाइन एक टर्म है. इट इज़ द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन मूविंग फ्लूइड. स्ट्रीम लाइन क्या होता है? इट इज़ अ कर्व हुज टैंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो. यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन है वो ध्यान से देखिए. इट इज़ अ कर्व हुज टैंजेंट at any point in the flow is in the direction of the velocity of flow at that point. Streamlines and flow lines are identical for a steady flow. So ये steady flow है. So इसमें जो आपका जो streamline है और flow line जो है बिल्कुल identical है, उसका tangent का direction same होता है. flow tube क्या है? So flow tube आपका imaginary bundle of flow lines bounded by an imaginary wall. जैसे मैंने आपको एक example दिया, आप example consider कर सकते हो किसका? आप पाइप का एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे. सो ओके, सो फॉर अ स्टेडी फ्लो द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ अ फ्लो. तो फ्लूइड जो है वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएगा. फ्लूइड इन एडजेसेंट फ्लो ट्यूब्स कैन नॉट मिक्स. तो ये भी मिक्स नहीं हो पाएगा. तो ये सब पता नहीं क्यों कैसे क्या क्या स्टेटमेंट दिया है. जो इजीली अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट है उसको भी एकदम टेक्स्ट बुक में किस तरीके से बताया है क्या मालूम. सो लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो. लेमिनर फ्लो यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है आपका. ये भी अलॉन्ग विद पाथ होता है. इट इज़ अ स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर. यानी कि आपका जो एडजेसेंट लेयर है उसके अंदर भी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है बिल्कुल एडजेसेंट सेम डायरेक्शन में एक के ऊपर एक फ्लो हो रहा है. मूव ओवर ईच अदर. अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ लेमिनार फ्लो. ओके, सो अगला है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो का डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्बुलेंट फ्लो. तो इन दोनों का हम पॉइंट्स पहले देख लेते हैं. अ स्मूथ फ्लो ऑफ अ लिक्विड विद वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी. द इरेग्युलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड व्हेन इट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो यानी मान लीजिए आप अज्यूम कीजिए रास्ते पर कोई टैंकर चल रहा है, तो उसके अंदर जो पानी है उसका फ्लो किस तरीके से हो रहा है? टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है. ओके, स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी आप पाइप का एग्जांपल ले सकते हो. इन स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे वेलोसिटी आपका वेरी करता है. वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. ओके, सो टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट. सो यहाँ पे जो है आपका स्टेडी फ्लो में जो स्ट्रीमलाइन होता है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता. यूनिडायरेक्शनल होता है. यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा और वो स्मूथली मूव ओवर ईच अदर करते हैं यानी एक डायरेक्शन में. इन अ टर्बुलेंट फ्लो एट सम पॉइंट्स द फ्लूइड में हैव रोटेशनल मोशन विच गिव राइज टू एडीज. एडीज यानी आप समझ लीजिए आपका, जैसे मैंने आपको टैंकर का एग्जांपल दिया, तो कभी टर्न होता है टैंकर, तो उसमें जो मूवमेंट होता है आपका, सो जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो कभी रोटेशनल मोशन में जाता है, कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है. तो ये गिव राइज टू एडीज यानी जो है इम्प्रॉपर फ्लूइड मोशन हम बोल सकते हैं इस चीज़ को. स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स in a flow liquid through a pipe of uniform cross sectional area. All the streamlines will be parallel to the axis of the tube. इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली बताया है कि अगर आप एक एक लाइन ड्रॉ करो तो वो पैरेलल आपको दिखेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा. टर्बुलेंट फ्लो में अ फ्लो ट्यूब लॉसेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन. सो ये एकदम बकवास डेफिनेशन था अब तक का. एक ही पॉइंट को आपको जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताया है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है. स्ट्रीमलाइन जो होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. टर्बुलेंट फ्लो जो होता है आपका उसमें एडीज होता है यानी इम्प्रॉपर मूवमेंट होता है. वो जो है रोटेशनल मोशन में होता है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता. तो यही सब चीज़ है एक्चुअली में देखने जाए तो. ओके, तो ये रहा डायग्राम. ये छोटी सी डायग्राम आपको बहुत कुछ समझा देती है. सो कभी भी एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना ना भूले, अथवा ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है. सो स्ट्रीमलाइन फ्लो देख रहे हो आप, पैरेलल है, एक ही यूनिडायरेक्शनल है. और टर्बुलेंट फ्लो आप देख रहे हो कैसे वेविंग है, यानी आप डायरेक्शन आप देख सकते हो. ओके, तो अभी आता है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर. सो ये बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से थियोरेटिकली आपको एग्जाम में आ सकता है. द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड वेदर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. बिल्कुल करेक्ट है. द वेलोसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी.
यानी कि अगर वेलोसिटी आपका चेंज होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, यानी जब स्ट्रीमलाइन आपका टर्बुलेंट बन जाता है तो वो आपका क्या होता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी आपका होता है वो। सो अकॉर्डिंग टू ऊसबॉर्न रेनॉल्ड 1842 टू 1912 इनका जो है डेडलाइन और स्टार्टिंग लाइन दिया गया है यहाँ पे। सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय v is equals to r eta upon rho d's, okay, rho d ध्यान रखो, where v is critical velocity of the fluid, v आपका जो टर्म है क्रिटिकल वेलोसिटी है, r जो है आपका रेनॉल्ड नंबर है, eta कोएफिशिएंट है, जो डेंसिटी है आपका रो है, और d आपका जो है डायमीटर ऑफ ट्यूब है, ओके। सो इसमें जो आपका मेन जो है एसआई यूनिट किस पर डिपेंड करता है, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेंसिटी यानी रो इंटू डी, बाकी की क्या है आपके रेनॉल्ड नंबर है और आपका कोएफिशिएंट है। सो फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन से इक्वेशन फॉर रेनॉल्ड्स नंबर कैन बी रिटन एज, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। रेनॉल्ड नंबर इज़ अ प्योर नंबर, इट हैज़ नो यूनिट एंड डिमेंशन। तो जैसे मैंने आपको बताया v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इसका ऐसा यूनिट होता है, बाकी के ये जो दो है ये कांस्टेंट है, तो इसका डिमेंशन नहीं होता है। सीधी बात में अगर कहे तो इट इज़ फाउंड दैट फॉर आर एन लेस देन 1000 द फ्लो ऑफ अ लिक्विड फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन। तो ध्यान रखें बच्चों कि जो रेनॉल्ड नंबर है उसका वैल्यू अगर लेस देन 1000 है तो वो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, और मोर देन 1000 है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2000 है तो द फ्लो फ्लूइड इज टर्बुलेंट फ्लो। द आर इज बिटवीन 1000 एंड 2000 द फ्लो ऑफ फ्लूइड बिकम्स अनस्टेडी, यानी कि पहले स्टेडी होता है उसके बाद अनस्टेडी होता है, फिर उसके बाद एकदम हैवी लेवल के जो है उसमें डिस्टर्बेंस आते हैं तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। That is, it changes from streamline flow to a turbulent flow. इसके बाद अभी हम बढ़ेंगे विस्कोसिटी, बहुत देर के बाद थोड़ा अच्छा टॉपिक आया है यहाँ पर विस्कोसिटी, ओके। सो व्हेन वी पोर वाटर फ्रॉम अ ग्लास इट फ्लोज फ्रीली एंड क्विकली, ओके। सो अगर हम वाटर की बात करें, मान लीजिए आपने बकेट में से पानी को नीचे गिराया तो उसमें क्या होता है, आपके वाटर का फ्लो आपको समझना है। सो यहाँ पे विस्कोसिटी कैसे होता है, क्यों होता है वो मैं बताता हूँ आपको। बट व्हेन वी पोर सिरप और हनी इट फ्लो स्लोली एंड स्टिक्स टू द कंटेनर, द डिफरेंस इज ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है, की टर्म कौन सा, फ्लूइड फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन इज बोथ विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग, यानी कि ये ज़मीन है, अभी आपने पानी गिराया तो ये कैसे होगा, फ्रीली एकदम मूव होगा। अगर आपने हनी बी का जो हनी होता है वो नीचे गिराया तो वो चिपकते चिपकते धीरे धीरे मूव होता है, पानी के कंपैरिजन में वो कम मूव होता है, कम डिस्टेंस तक मूव होता है। सो ये क्यों होता है, इसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। This friction is both within the fluid itself and between its surrounding. This property of fluid is called viscosity. Water has low viscosity. Low viscosity यानी बहुत तेज़ी से भागना, high viscosity यानी बहुत देरी से भागना। यानी कि सीधी बात में अगर कहूँ आपसे तो विस्कोसिटी पानी का लो होता है, इसलिए उसमें फ़्लो जो है एकदम ज़्यादा होता है। वेरेज सिरप और हनी की हम बात करें तो उसमें हाई विस्कोसिटी होता है, दैट ऑफ अ नॉन विस्कस फ्लो। सो यहाँ पे 2.29 जो फिगर है इसे हम क्या कहते हैं, नॉन विस्कस फ्लो। डिफरेंट लेयर्स फ्लो विद द सेम वेलोसिटी। नोट दैट देयर इज नो ड्रैगिंग फोर्स इन नॉन विस्कस फ्लो, ओके, एंड ऑल द लेयर आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। सो इसमें वेलोसिटी जो है बिल्कुल सेम है, बट इस केस में जो है वेलोसिटी आपका विस्कस फ्लो में सेम नहीं होता। विस्कोसिटी ऑफ सच फ्लूइड इज 0। द ओनली फ्लूइड दैट इज ऑलमोस्ट नॉन विस्कस इज लिक्विड। नॉन विस्कस किसको हम कहते हैं, लिक्विड को कहते हैं। हीलियम एट अबाउट 2K, एट अबाउट 2K यानी आपका यहाँ पे मे बी केल्विन का यूनिट दिया है। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एंड हाउ इट अफेक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो हमने ये सेक्शन में देख लिया आपका जो है विस्कोसिटी का किस तरीके से। जो दो चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, पानी का फ्लो ज़्यादा है तो उसका विस्कोसिटी कम है, और अगर आपका ऑयल की बात करूँ तो उसका फ्लो कम है और उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। So viscosity is that property of fluid by virtue of which the relative motion between different layer of fluid experience a dragging force. This force
is called the viscous drag. This is shown schematically. So ये schematically stationary layer यानी ज़मीन है. उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से velocity जो है यहाँ पर constant नहीं है. Change in velocity of layer as its distance from a refer layer changes. In liquids the viscous drag is due to short range molecular. In liquid की बात कर रहे हैं. viscous drag जो होता है वो short होता है यानी almost negligible होता है यहाँ पे. Due to short range molecular cohesive force, and is in gases it is due to collisions between fast moving molecules. In both liquid and gases, as long as relative velocity between the layer is small, the viscous drag is proportional to the relative velocity. Viscous drag is directly proportional to the relative velocity. However, in a turbulent flow the viscous drag increases rapidly and is not proportional to the relative velocity but proportional to high powers of relative velocity. अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो जो रेट है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, विथ स्पेसिफिक डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर. मेजर्ड कहाँ से किया गया इसको? स्टेशनरी लेयर से, यानी ज़मीन से, जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से, फ्लोर से, वो आपका जो है स्टेशनरी लेयर होता है. इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx. ओके, अभी लास्ट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. उसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे. उसी के साथ हम अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे. सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स बाबा. न्यूटन बाबा ने आपको क्या बताया है लॉ ऑफ विस्कोसिटी में? फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर. विस्कस फोर्स जो है स्टेशनरी मीडियम हो आपका या कोई भी लेयर हो, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. उसका किस चीज़ से मायने रखता है? यानी वो एरिया से मायने रखता है. एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx. सो यहाँ पे नई कहानी आती है. ए आपका f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a और dv/dx यानी आपका विस्कस का जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो. सो ये लिखेंगे आप dv/dx. ओके, सो एफ ईटा यहाँ पे आएगा. जब आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा और ईटा को हम यहाँ पे कांस्टेंट बोलते हैं. कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. वी कैन राइट कोएफिशिएंट इस तरीके से आप लिख सकते हो. एक बात समझ लीजिए, जब भी आप प्रोपोर्शनल से इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज होता है. क्यों चेंज होता है? क्योंकि कभी वो एयर पे डिपेंड करता है, कभी वो फ्लोर पर डिपेंड करता है. तो जो उसका मीडियम होता है वो चेंज होने के कारण वहाँ पे जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ जो होते हैं वो चेंज होते हैं. सो इसके लिए हम यहाँ पे जो है इक्वल टू के साइन लगाने के बाद हमेशा कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं. ईटा से हम उसको डिनोट करते हैं. ओके बच्चों, समझ में आया? A in this expression is not the cross sectional area, it is the area of the layer. Okay, so what it is the area of the layer parallel to the direction of the flow. So ये parallel है किससे? direction of the flow से. all right, सो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है. और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों पसंद नहीं आया और आपको आगे क्या पढ़ना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ. सो घर पे आवाज़ मत करिए, पढ़ाई करिए. तो थैंक यू एंड बाय बाय.